हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूं एलएलबी सेकंड ईयर। सेम है हमारा फोर्थ, एक्ट है हमारा इन्वॉल्वमेंटल लॉ, कोड है हमारा 4003 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। आपके प्ले लिस्ट पे ऑलरेडी मैं 11 क्वेश्चंस डाल चुका हूं, क्वेश्चन 11 डाल चुका हूं और एक क्वेश्चन में बेसिक आपका करा चुका हूं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट पे जाकर देख लीजिएगा। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह जो क्वेश्चन है आपका 10 नंबर और 20 नंबर में आता है। कभी कभी इसके जो पॉइंट हैं वो 5 नंबर में आ जाते हैं। जब हम क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे उसमें काफी सारे पॉइंट हैं, वो पॉइंट आपके 5-5 नंबर में भी आ सकते हैं। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है आपके तीनों फॉर्मेट में आने की संभावना रहती है। इस क्वेश्चन के आने की पूरी संभावना है, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में आने की संभावना है। अगर किसी स्टूडेंट को हमारे पीडीएफ नोट चाहिए तो वो हमारे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे परचेज कर सकता है। आपको फोर्थ सेम के और भी पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण। वन्यजीव तो आप सब जानते होंगे, वन्यजीव किसे कहते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। या संक्षेप में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य, संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ का वर्णन कीजिए। आंसर है हमारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताएं। जो वन्यजीव अधिनियम है इसकी मुख्य विशेषता है। पहली विशेषता देखते हैं, अधिनियम के उद्देश्य। ये इसकी विशेषता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। आदिकाल से आज तक मनुष्य अपने लाभ व स्वार्थ के लिए जीव जंतुओं तथा वन्यों को हानि पहुंचाता आया है। इसमें क्या बोली है, देखो एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल कहानी की तरह है। मनुष्य प्राचीन काल से अपने स्वार्थ के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाता आया है, जैसे मांस, खाल, सींग, दांत संबंधित दवाइयों के लिए हानि पहुंचाता है। इसलिए जीव जंतुओं वे अन्य के संरक्षण हेतु वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। मनुष्य जो है प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों को और वन्य जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता आया है, इसलिए उनके संरक्षण हेतु एक अधिनियम बनाया गया जिसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहते हैं। इसमें वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्राधिकारियों की नियुक्ति। प्राधिकारी मतलब होता है अधिकारी। अधिकारी, लेकिन कैसा अधिकारी हो, जिसके पास जिस क्षेत्र के लिए वो नियुक्त किया गया है उस क्षेत्र की शक्तियां हो, तब उसे बोलेंगे प्राधिकारी। ठीक है, अधिकारी को शक्तियां प्राप्त होने पर प्राधिकारी कहलाता है। प्राधिकारी की नियुक्ति वन्य जीवों के शिकार, विशिष्ट प्रकार के पौधों के संरक्षण, राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य जीवों के व्यापार आदि को विस्तार से शामिल किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत किस किस को संरक्षण मिलेगा, वन्य जीव जंतुओं को मिलेगा, उनके शिकार से उनको राहत मिलेगी, विशिष्ट प्रकार के पौधों को संरक्षण मिलेगा। भाई ये नहीं है कि हम बस जीव जंतुओं को ही देखें, हम अपने वनों को कटवा लें। अगर वन कट जाएंगे तो जीव जंतु भूखे मर जाएंगे। तो ये एक दूसरे की शाखा हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, उद्यान, चिड़ियाघर, वन्य जीवों के व्यापार आदि के विस्तार के संबंध में भी संरक्षण और नियम बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। संक्षिप्त नाम, इसका नाम क्या होगा।
विस्तार कहाँ कहाँ होगा, यानी कहाँ कहाँ लागू होगा, और ये कब से लागू होगा। इन 3 चीजों को देखते हैं। संक्षिप्त नाम, यह अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कहलाएगा, ये इसका नाम पड़ गया। इसका विस्तार कहाँ होगा, इसका विस्तार जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा। आरंभ, ये कब से आरंभ या लागू होगा। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व गुजरात में 1 फरवरी 1973 से लागू हुआ, मध्य प्रदेश में 25 जनवरी 1973 से लागू हुआ, राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से लागू हुआ, हरियाणा में 12 मार्च 1973 से लागू हुआ, दिल्ली में 1 जून 1973 से लागू किया गया। ठीक है, और समय समय पर अन्य स्थानों पर भी ये लागू किया गया। आगे देखते हैं अधिनियम के प्रयुक्त विभिन्न पदों की परिभाषाएं। पहले पॉइंट में उद्देश्य हो गए, क्या उद्देश्य है इस अधिनियम का। दूसरे में नाम, विस्तार और लागू हो गया। ठीक है, और तीसरे पॉइंट में देखते हैं पदों की परिभाषाएं। जो इस अधिनियम में जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ शब्द आएंगे, उस शब्दों की क्या करो, परिभाषाएं दो। कौन कौन से शब्द आएंगे, अब उन शब्दों को हम देखेंगे। जैसे पशु, पशु के अंतर्गत क्या आता है ये देखते हैं। इसमें अभयचर, पक्षी, स्तनधारी प्राणी, रेंगने वाले जंतु, उनके शावक शामिल हैं, तथा इसमें पक्षी वे जीवों के अंडे भी शामिल हैं। इसमें जो भी सांस लेता है, रेंगता है, जो हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, वह सभी जीव जंतु, चाहे वो जलीय हो या भूमि पर रहने वाले हों या आकाश में उड़ने वाले हों, कुछ भी हो, चाहे कीट पतंगे हों, सबका संरक्षण सुरक्षा दी जाएगी अगर वो वन्य जीव हैं तो। ठीक है, इसके अंतर्गत आते हैं। इस पशु को आप जीव जंतु भी लिख सकते हो, पशु वे जीव जंतु, जीव जंतु। ठीक है, वैसे ये आपकी जो टिप्पणी आएगी खाली पशु नाम से आएगी। बंद क्षेत्र, बंद क्षेत्र से तात्पर्य ऐसा क्षेत्र जो धारा 37(1) के अधीन शिकार के लिए बंद घोषित है। बंद क्षेत्र से मतलब है कोई वन्य क्षेत्र, वन्य क्षेत्र जहां पर कोई भी व्यक्ति शिकार नहीं खेल सकता है। ठीक है, यहां पर बंद लगा दिया गया है। आप किसी भी प्रकार का शिकार नहीं करोगे किसी भी जीव जंतु से या किसी अन्य प्राणी से। भाई एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ स्थान ऐसे भी होते हैं जहां पर लोग वहां की सुरक्षा कर रहे होते हैं, और कुछ शिकारी ऐसे होते हैं कि पहले जो मनुष्य है, यहाँ पे प्राणी है, पहले इसको ही निपटा दो, उसके बाद जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाओ। तो ये कुछ भी यहाँ पर नहीं कर सकता है। व्यवहारी, आगे है व्यवहारी, कोई ऐसा व्यक्ति जो बंधुआ पशुओं, पशु वस्तुओं, मांस या पौधों की खरीद बिक्री का व्यवसाय करता है, व्यवहारी कहलाता है। निदेशक, वन्य जीव परीक्षण के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति से है। निदेशक, जो वन्य सुरक्षा के लिए नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति निदेशक कहलाता है, उसकी देखभाल करने वाला व्यक्ति निदेशक कहलाता है। सर्कस, सर्कस तो आपने शब्द सुना होगा जहां पर जीव जंतुओं को नचाया जाता है। ठीक है, ऐसा अधिष्ठान यानी स्थान, अधिष्ठान मतलब स्थान, जो स्थिर हो या अस्थिर, जहां पशुओं को उनका प्रदर्शन करने के लिए रखा जाता है। प्रदर्शन यानी उनका खेल दिखाने के लिए रखा जाता है, उसे सर्कस कहते हैं। निवास, निवास में भूमि, जल या वनस्पति शामिल होती हैं, जो किसी वन्य पशु का प्राकृतिक घर या गृह हो। भाई जीव जंतु कहां पर रहते हैं,
सूक्ष्मदर्शी या कोई कीटाणु, पक्षी, ये सब कहाँ पे रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, जंगल की भूमि में रहते हैं। या वनस्पति जो कहाँ रहती हैं? सब जंगल के पानी में, हवा में, इन सब में रहती हैं। ठीक है, इधर देखो, कुछ जीव तो होते हैं जो जल में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वायु में रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जो भूमि में रहते हैं, भूमि के ऊपर। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको डिवाइड किया गया है। इन सब से, जैसे जलमंडल, वायुमंडल, भूमिमंडल से मिलकर बनता है जैवमंडल। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे यहां पर? सिर्फ जो जल में रहते हैं, जो वायु में रहते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो वायु में उड़ते रहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं भूमि पर रहते हैं। तो यहां पर बोला गया है निवास, भूमि, जल या वनस्पति शामिल होती हैं जो किसी वन्य पशु का प्राकृतिक घर हो। शिकार, किसी वन्य जीव जंतुओं को पकड़ना, मारना, विष देना, पास या जाल में फंसाना और ऐसा करने का प्रयास करना शिकार कहलाता है। ये जो है आपकी वहां पर एग्जाम में टिप्पणी आएंगी, ऐसे खाली ये लिखा होगा वहां पे निवास, और वहां पे लिखा होगा किन्हीं चार में से दो का आंसर दीजिए। वहां पर लिखा होगा आपका सर्कस, ऐसे आपका लिखा होगा वहां पे शिकार, चौथा लिखा होगा वन्य जीव। इनमें से किसी दो पे आप टिप्पणी दीजिए। हो सकता है इन चारों का ही आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, और ज्यादा हो कि इन किन्हीं चारों के आप उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से भी आपकी टिप्पणी या क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखना, बन सकने की संभावना है। भूमि, भूमि के अंतर्गत नहरें, संकरी खाड़ी, जलाशय, नदी, जलधारा, ये सभी आती हैं। कृत्रिम, जो मनुष्य ने बनाई है, मनुष्य के द्वारा जिनका निर्माण हुआ है। या नैसर्गिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, जो प्रकृति ने हमें दी हैं। झीलें तथा पहाड़, वे चट्टानें भी शामिल हैं। भाई वन्य जीव के अंदर क्या है? भाई कुछ जीव ऐसे होते हैं जो नहर में रहते हैं, संकरी खाड़ियों में रहते हैं, कुछ जलाशय में रहते हैं। नहर और जलाशय में क्या अंतर है? जलाशय का मतलब होता है स्थिर पानी, ठीक है, तालाब टाइप का, और नहर चलती रहती हैं, छोटे स्तर की होती हैं। नदी थोड़ी बड़े स्तर की होती हैं। जलधारा जो ऊपर से बहती रहती हैं। कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाई जाती हैं या प्राकृतिक। झीलें तथा पहाड़ व चट्टानें, इन सभी में क्या रहते हैं? वन्य जीव जंतु रहते हैं। आगे चलते हैं, और हमसे पूछा है भूमि, भूमि बताइए ये सब क्या है? भूमि के ही हिस्से हैं। ठीक है, अब पूछा है मांस, मांस में रेंगने वाले जंतुओं के अतिरिक्त, जो रेंगने वाले होते हैं, कीट पतंगों को छोड़कर, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, रेंगने वाले और सूक्ष्म जीवों को छोड़कर, जिन्हें मनुष्य खाता नहीं है उन्हें छोड़कर, मांस में रेंगने वाले जंतुओं के अतिरिक्त किसी वन्य पशु का रक्त, हड्डी, अंडे, चर्बी, खाल, कच्चा या पक्का गोश्त शामिल है। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क के रूप में धारा 55 या 33 के अधीन घोषित या धारा 66 उपधारा 3 के अधीन समझा जाने वाला कोई क्षेत्र है। राष्ट्रीय पार्क किसे कहते हैं? राष्ट्रीय पार्क वह स्थान होता है जो धारा 55 और 33 के द्वारा घोषित है और धारा 66(3) के द्वारा घोषित है, उस क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क कहा जाएगा। अभ्यारण्य, इसमें शरण स्थल से वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में धारा 1858 के अधीन या धारा 63 उपधारा 3 के अधीन घोषित समझा जाएगा। राष्ट्रीय पार्क देखो, राष्ट्रीय ये भी वन्य जीवों के लिए होता है और अभ्यारण्य ये भी वन्य जीवों के लिए होता है। आगे चलते हैं, वन्य पशु, वन्य पशु से तात्पर्य वन्य प्रकृति में पाए जाने वाले पशु से है। वन्य जीव किसे कहते हैं? वन्य पशु किसे कहते हैं? जो
वन में पाए जाते हैं, जो वन्य होते हैं उन्हें वन्य पशु कहते हैं। वन्य जीव, वन्य जीव में कोई पशु, मधुमक्खी, तितली, पंखदार कीट, मत्स्य और भूमि या जलीय वनस्पति शामिल है। जो वनस्पति होती हैं जल में उत्पन्न होती हैं, जैसे कमल का फूल, कुमुदनी, ये सब क्या है, और जो फूल पौधे पत्तियां जो होती हैं ये सब क्या है, वन्य जीव में ही गिनती आती है। दूसरी बात, जब आप अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए वन्य पशु या वन्य जीव, तो आप इन दोनों को मिलाकर लिख दीजिएगा। तो आप क्या लिखोगे, वन्य जीव जंतु। ठीक है, आगे देखते हैं। चिड़ियाघर, इसमें ऐसे स्थिर, देखो मैंने यहां पे अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, जीव किसे कहते हैं, पशु किसे कहते हैं। चिड़ियाघर, इसमें ऐसे स्थिर या चल प्रतिष्ठान है। स्थिर या चल मतलब जो एक जगह रुके रहते हैं, या चलने वाले प्रतिष्ठान यानी स्थान, ऐसे हैं स्थिर स्थान प्रतिष्ठान। अब बोलोगे सर स्थान तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा नहीं सकता है। भाई कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं, चिड़ियाघर ऐसे भी होते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ठीक है, जहां बंधुआ पशु जनता के प्रदर्शन के लिए रखे जाते हैं। इसमें सर्कस या बंधुआ पशुओं का अनुज्ञा प्राप्त व्यवहारिका प्रतिष्ठान शामिल नहीं है। ठीक है, सर्कस अलग होता है, चिड़ियाघर अलग होता है। ध्यान रखना, सर्कस में पशुओं के द्वारा खेल दिखाया जाता है। चिड़ियाघर में सिर्फ पशुओं को आप देख सकते हो, उनके खेलों को आप नहीं देख सकते हो। ठीक है, चिड़ियाघर में, सर्कस में उनसे खेल कराया जाता है। आप चिड़ियाघर में जाओगे सिर्फ उन्हें दूर से देख सकते हो। और ये जो चिड़ियाघर होते हैं, इनके जो जानवर होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी अदला बदली हो जाती है, तो इसलिए इसमें बोला है स्थिर या चल प्रतिष्ठान, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले भी होते हैं। ठीक है, अधिनियम की विषय वस्तु, इस अधिनियम की विषय वस्तु वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण है, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य कर्तव्य है। विभिन्न अधिकारियों के कार्य एवं शक्तियां, विभिन्न अधिकारी, देखो वन से संबंधित जो अधिकारी होते हैं उसके बारे में मैं काफी क्वेश्चन करा चुका हूं, जैसे केंद्रीय बोर्ड, राज्य बोर्ड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ठीक है, और राजपत्र द्वारा, ये सभी व्यक्ति अधिकारी है ना, इनके द्वारा नियुक्त अधिकारी। इन सबको आप पहली वीडियो में देख चुके होंगे। इन्हीं पॉइंटों को आप यहाँ पे 6-7 पॉइंट आप यहाँ पे लिख देना। अब आते हैं दंड संबंधी प्रावधान। अगर कोई व्यक्ति इस क्वेश्चन में दिए गए तत्वों के आधार पर या पर्यावरण से संबंधित जीव जंतुओं को हानि पहुंचाता है या वन को कोई हानि पहुंचाता है, तो ऐसे अपराध के लिए कारावास की सजा जो 1 वर्ष से कम न होगी और जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी, तथा कम से कम 25,000 रुपये के जुर्माने से दंडनीय होगा। ठीक है, कम से कम 1 वर्ष, कम से कम 1 वर्ष, जो बढ़कर 6 वर्ष भी हो सकती है। ठीक है, और 25,000 का जुर्माना। अपराध यदि पुनः होता है तो कारावास की अवधि 6 वर्ष तक हो सकती है। पहले क्या था, कम से कम 1 वर्ष, अधिकतम 6 वर्ष। अगर वो दोबारा दोषी पाया जाता है तो वो निश्चित रूप से 6 वर्ष का दोषी पाया जाएगा और 6 वर्ष की उसे जेल होगी। आगे, अपराध यदि पुनः होता है तो कारावास की अवधि 6 वर्ष तक हो सकती है। अगर दोबारा अपराध करता है तो पक्की 6 वर्ष की जेल होगी, तथा यह 2 वर्ष से कम ना होगी और जुर्माने की रकम 10,000 से कम ना होगी। इसकी जो सजा है 6 वर्ष की हो जाएगी,
लेकिन जब ये सजा काटेगा तब इसे 2 वर्ष बाद छोड़ दिया जाएगा। देखो ऐसा होता है, किसी किसी व्यक्ति को, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा पैरोल और एक क्वेश्चन है परिवीक्षा, शायद आपने नहीं देखा होगा। पैरोल और परिवीक्षा, अगर किसी व्यक्ति को जैसे यहां पर बोला है 6 वर्ष की सजा हो गई, ठीक है, उसे पैरोल पे छोड़ दिया जाएगा। जैसे 2 वर्ष हो गए और 2 वर्ष की उसने जेल काट ली तो उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है, कम से कम हो जाएगी। फिर सजा तो 6 वर्ष की ही रहेगी, लेकिन उसे 2 वर्ष के बाद छोड़ दिया जाएगा पैरोल पे। तो यहां पर यही बोला गया है, अपराध यदि पुनः होता है तो कारावास की अवधि 6 वर्ष तक हो सकती है तथा यह 2 वर्ष से कम ना होगी और जुर्माने की रकम 10,000 से कम ना होगी। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर कहीं से कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।